और उनके साथ डॉक्टर भाई इस्माइल हाफिज़हुल्लाह, वो फ़लस्तीन से तशरीफ़ लाए हैं, लोकल हमारे साथी हैं। नाराए तकबीर। सर जय हिंद। मेजर जनरल आरके सिंह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाल ही में एक बड़ी अहम खबर आई कि पीओके में एक बार फिर से हमास के आतंकी या हमास के जो आतंकियों के टॉप लीडरशिप है वो दिखाई पड़ी है। और पहलगाम हमले से पहले भी हमास की लीडरशिप पीओके पहुंची थी। ये जो हमास का और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां, या कहें हमास और लश्कर और जैश के बीच बढ़ती नजदीकियां, भारत के लिहाज से हम इसको कैसे देख सकते हैं? क्या आने वाले वक्त में हमास, क्योंकि गजा में बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमास क्या कश्मीर का रुख कर सकता है? राजेश जी, ऐसा ऐसा है कि हमास का पाकिस्तान में आना ये पहली बार नहीं है। एक जी पिछले 2 साल से एक पैटर्न रहा है। हमास के लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान, अगर आपको याद होगा तो फरवरी में, पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इनको ये लोग गए थे और एक रैली में हिस्सा लिया था। तो ये कोई, पहले तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं और हमास का जो है, इनका इनका कोलैबोरेशन और इनका आपस में मिलना जुलना जो है वो पहले से चलता रहा है। सबसे जो अहम मुद्दा है कि ये लोग, ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं, ये जी एकजुट दिखना चाहते हैं ताकि इनको पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली जो है इस्लामिक वर्ल्ड से इनको सपोर्ट मिल सके। तो सबसे पहले आइडियोलॉजिकल इशू है कि ये लोग एकजुट दिखना चाहते हैं कि ये लोग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लड़ाई कर रहे हैं इस्लाम के लिए या जिहाद कर रहे हैं, तो ये दिखना चाहते हैं ताकि इनको सपोर्ट जो है सभी इस्लामिक कंट्रीज का मिले। तो और दूसरी बात, फिलहाल एट द मोमेंट जो हमास जो है वो आपको पता है कि काफी प्रेशर में रहा है। गाजा में उनके लीडर मारे जी गए हैं काफी। तो वो खुद सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, अपनी आइडियल लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं, अपने आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और उनको जो कतर में हुआ, उनकी लीडरशिप पर हमला हुआ कतर में, तो लीडरशिप के लिए, रहने के लिए, छुपने के लिए जगह जो है वो हो सकता है वो अगला अगला मुकाम उनका पाकिस्तान उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। और तो एट द मोमेंट मुझे लगता है कि हमास खुद जो है ज्यादा सपोर्ट ढूंढ रहा है बजाय के इनको इन सपोर्ट करने के। तो यही अभी अभी तक तो मुझे यही कहना है। जी एक पॉइंट, क्योंकि जिस प्रकार से गजा में इस वक्त प्रेशर है, अमेरिका भी प्रेशर बनाए हुआ है, इजराइल का भी वहां पर प्रेशर है, और अब खबरें ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान जो है कुछ और मुस्लिम देशों के साथ मिलकर अपनी सेना जो है गजा में भेज सकता है। तो क्या वहां से ये जो लड़ाके थे हमास के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये पीओके में आ सकते हैं, यहाँ पे शरण भी ले सकते हैं और भारत के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं? मुझे इस समय ऐसा नहीं लगता है कि जी गाजा से या हमास हमास जो है वो यहाँ पे आकर के और लेकिन उनकी लीडरशिप को छुपने के लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकती है पाकिस्तान से। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस समय उनकी ये स्थिति है कि वो आकर के और भारत के खिलाफ किसी ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें। लेकिन इन सब, जब ये ग्रुप्स मिलते हैं तो इनकी प्लानिंग होती है, तो इंट एजेंसीज को इस कर्व के आगे रहने की जरूरत होती है कि कि इनमें क्या, कौन सी दाल दाल पक रही है। तो जी ये हमारे इंट एजेंसीज, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी इंट एजेंसीज जो है इनका इसका जायजा ले रही होंगी और इस पे इन पर नजर रख रही होंगी। जी सर, एक चीज थोड़ा सा हटकर सवाल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम सवाल है। भारत के आसपास हम देख रहे हैं कि
जो कट्टरपंथी विचारधारा है वो बहुत मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान तो इसकी चपेट में था ही, हम बांग्लादेश के अंदर भी देख रहे हैं कि एंटी इंडिया या एंटी हिंदू या मुस्लिम कट्टरपंथ जो है वो बहुत हावी हो रहा है। मालदीव के अंदर भी ये चीजें हम देख रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज इन फ्यूचर भारत के लिए, अगर आस पड़ोस में आपके जो है तमाम कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं सर। ये तो बांग्लादेश पाकिस्तान के चपेटे में आ जाना और आईएसआई का उधर इतना प्रेजेंस बढ़ जाना, यूनुस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अभी तक अपना जो रुख जो दर्शाया है, तो ये तो बिल्कुल ही इंडिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और ये दोनों तरफ से कट्टरवादी जो हैं और जिहादी ग्रुप्स जो हैं अगर एक्टिव होते हैं तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत सीरियस चैलेंज है ये। और लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हुआ है, तारिक रहमान बीएनपी के जो आए हैं वापस, जो खालिदा जिया के बेटे थे वो वापस आए हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स जो सुनने को मिल रहे हैं कि वो अपने आप को जमाते इस्लामी से दूर करते हुए दिखते हैं, जबकि पिछले आप देखेंगे कि हमेशा ही जमाते इस्लामी जो है वो बीएनपी को सपोर्ट करती थी, लेकिन अभी जो है वो अपने आप को डिस्टेंस करते हुए नजर आए हैं, जो कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव खबर है। तो अभी सिचुएशन जो है वो उभर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। इंडियन एजेंसीज जो हैं वो बांग्लादेश में एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट होना और हमारे नेबरहुड में सभी में अपना एक जो हमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर साउथ एशिया में अपना वर्चस्व अगर कायम रखना है और इस इलाके में एक साउथ एशियन में जो रीजनल पावर, इंडिया एक रीजनल पावर के एक अगर इंडिया को बनना है तो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके साथ मिलजुल कर और इन पर अपना इनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बस आखिरी सवाल मेरा, इन फ्यूचर क्योंकि 3 फ्रंट वॉर की बहुत ज्यादा बात होती थी, पहले 2 फ्रंट था, फिर 2.5 फ्रंट आया, फिर 3 फ्रंट, अब 3.5 फ्रंट की बात बहुत ज्यादा चल रही है। इन फ्यूचर 3 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी आप कोई देख रहे हैं कि चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया सर? देखिए, अब कोई अगर पूछे कि पिछले कि अगले साल या अगले 5 साल में इस तरह का कुछ हो सकता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत जरूरी है कि ये जो वर्स्ट केस सिनारियो हैं, वर्स्ट केस के भाई 2.5 फ्रंट या 3 फ्रंट या 3.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना, अपनी सेना को सशक्त करना और अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाना। आपको पता है कि इंडिया अभी भी 2% से कम करता है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, जो कि 3 से 4%। हमारी जो सिक्योरिटी के जो सिचुएशन है हमारे नेबरहुड में, उसके हिसाब से इंडिया को कम से कम 3-3.5% जो है खर्च करना चाहिए और हर तरीके से अपने आप को सशक्त करना चाहिए। जी, जो बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए, ये जो हमास की दस्तक हुई है पीओके में, ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन आप सर ने कहा कि इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल आर.के. सिंह सर, थैंक यू आने के लिए सर, इस मुद्दे पे बात रखने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू।